नमस्कार दोस्तों। पास क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास शुरू किया था और मैंने ये बताया था कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास क्यों शुरू किया जाए, क्यों पढ़ा जाए, कौन से वे कारण है जो सबसे पहले इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए और फिर इसके बाद अन्य चीजों पे बात की जाए। तो चूंकि बीच में हम लोगों ने सीरीज चलाई थी, लेकिन कुछ व्यवधान के चलते या लोगों की एकेडमिक तैयारियों के चलते, बहुत सारी चीजों के चलते हम लोगों ने थोड़ा इस चीज को ब्रेक किया था और चीजें ब्रेक हुई थी थोड़ा समय को लेकर। लेकिन अब से कंटिन्यू होगा और आप लोग लगातार जो है कि बने रहिएगा और आप पढ़िएगा और अपने डाउट सेशन के आप जब कहेंगे तो हम लोग पढ़ाते हुए डाउट सेशन भी लेंगे, उसमें सारी चीजों को दूर करेंगे इसको पढ़ाने के अलावा भी। तो हम लोग जो है कि इसके पहले जब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा रहे थे, तो जो उसके पहले जितनी सारी चीजें थी, तो हम लोगों ने देखा था। तो चूंकि आदिकाल पढ़ा रहे थे पहले, तो फिर आदिकाल में कैसे 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 सिद्ध आए, कैसे नाथ आए, कैसे आदिकाल के नामकरण हुए। और सरल इतिहास में सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात की जा रही थी जो आपके काम की चीज है। डेटा कलेक्शन के लिए बहुत बड़ी मोटी मोटी पोथी पुस्तकें तैयार की गई थी, मैंने बताया था, उसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं, इसलिए क्योंकि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना चाहते हैं और उसी चीज को जो सर्वमान्य है। ये नहीं कि आप इनके फलाना ने क्या कहा, उनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार क्या है, जो सच में सबने माना है और जो विवादित नहीं है और सर्वमान्य है, उसकी बात करता है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। एक दृष्टिकोण देता है, सरल मतलब एक दृष्टिकोण है पाठक और जो है कि पाठक के बीच की। तो आज हम जब पढ़ेंगे, चूंकि वीर गाथा काल के अन्य कवि हैं, ठीक है ना, इसका मतलब वीर गाथा काल हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो वीर गाथा काल के अन्य कवि का मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसके पहले जो है, इसके वीर गाथा काल के प्रमुख कवि रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी प्रमुख है, तो ये भी प्रमुख, ठीक। लेकिन वीर गाथा काल की दृष्टि से नहीं आएंगे, वीर गाथा काल की दृष्टि में। लेकिन चूंकि उन लोगों का जो वीर गाथा काल था, तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था कि वीरता का वर्णन किया था, एक तरीके से देखा जाए तो। हालांकि कुछ ऐसे चीजें आई जिनके नाम पे जो है, जैसे विशल देवरास हो या संदेश राशक, जिनमें जो है कि श्रृंगारिकता का वर्णन है, तो उस पर भी मैंने बात की थी। अब ये जब आएंगे वीर गाथा काल के अन्य कवि, क्योंकि आदिकाल के बहुत सारे नाम थे और उन सारे नामों में उपयुक्त नामकरण वीर गाथा काल ही, हालांकि बाद में आदिकाल हुआ ये। और वीर गाथा काल नाम जो है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। तो आज जब इस क्लास में पढ़ेंगे तो वीर गाथा काल के अन्य कवि, दो कवि मेन है जिनको बाद शुक्ल के इतिहास में आप देखेंगे तो फुटकल कवियों के रूप में रखा है, तो विद्यापति और अमीर खुसरो। तो आज विद्यापति पे हम लोग बात करेंगे, अमीर खुसरो पे भी बात करेंगे, फिर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी, उस समय के परिवेश क्या था, इस पे भी बात करेंगे। तो विद्यापति क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। और अमीर खुसरो का योगदान क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो भी हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इतिहास से बेसिक से शुरू हुआ है। तो चूंकि विद्यापति, देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि सबका आप समय याद करेंगे, तो विद्यापति का जो समय है वो 14वीं शताब्दी है। याद करने का तरीका क्या है, मैं साथ साथ आपको याद कराऊंगा। देखिए इसमें विद्या शब्द है और विद्या को चौतरफा पढ़ा जाता है, ठीक है। विद्या चौतरफा, और 14 में भी क्या है, देखिए ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, तो चौतरफा से और 14 से दोनों में देखिए एक राइमिंग हो रही है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि विद्यापति 14वीं शताब्दी की। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कवियों का क्रम पूछ रहा है, और कवियों के क्रम पूछने में कम से कम सच में आपको आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक तो बिल्कुल याद होना चाहिए। खासकर आदिकाल में जो छोटा है, जहां से चीजें शुरू हुई है, ठीक है मेरे प्रिय। तो यहाँ से चलेंगे, जब भी हम इनकी बात करेंगे आदिकाल में, अरे जब विद्यापति की बात करेंगे, तो चूंकि ये जानते हैं क्या है, इनकी 3 रचनाएं हैं और बहुत फेमस है। एक तो कीर्ति लता है, एक कीर्ति पताका है और एक पदावली है। देखिए सबके आश्रय में लिखी गई है, लेकिन हिंदी साहित्य का सरल इतिहास यही कहता है कि चीजों को उलझाना नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, डाटा में नहीं उलझना है आपको कि डेटा पकड़ के और कुछ भी करके उलझ जाइए, ठीक। तो इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो, देखिए कीर्ति लता, देखिए 2 में कीर्ति है, ये जो कीर्ति लता है इसको कहानी कहा गया है। पूछता है कि कीर्ति लता कहानी किसको कहा गया है, कीर्ति लता को। देखिए याद करना ऐसे आसान होगा कि जैसे लता होती है, लता वो एकदम जैसे आज यहाँ है, ऐसे बढ़ते 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 ऐसे लताओं का रूप, ऐसे लता, ऐसे करते करते लताएं जो है कि चढ़ते चढ़ते बहुत दूर तक चली जाती हैं, ठीक। और कहानी जो होती है, जब आप कहानी कहेंगे, कहानी आप जब कहेंगे, ठीक है,
तो कहानी में भी देखेंगे कि उसकी कहानी की लताएं बहुत दूर तक चली जाती है कल्पना में, मतलब एक चीजें जोड़ती जाती है, दूसरी चीजें जोड़ती जाती है, तीसरी चीजें जोड़ती जाती है। तो इससे याद हो जाएगा कि लता, यानी लता जो है एक तरीके से ये कहानी, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे इनकी प्रासंगिकता को लेके, ऐतिहासिकता को लेके, श्रृंगारिकता को लेके, भक्ति परक को लेके बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप जब भी आदिकाल में जाएंगे, वीर गाथा काल में, तो आपको ये बताया गया होगा, तो उसमें बड़े विवाद हैं। जैसे कोई रचना जो है कितना ऐतिहासिक है, ठीक है ना, ठीक जैसे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब उसमें इतिहास जो है कितना सुरक्षित है, कितना इतिहास का सही वर्णन लिखा गया है, कितना घटनाओं का सही जिक्र किया गया है, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में, उस बीसल देव रासो के बारे में सबकी ऐतिहासिकता चेक की गई थी। तो पृथ्वीराज रासो को जैसे मैंने बताया, किसी ने अर्ध प्रमाणिक कहा था, किसी ने प्रमाणिक कहा था, किसी ने अप्रमाणिक कहा था, ठीक। ठीक इसी तरीके से जब ये आएंगे तो ये भी इनकी जितनी रचना है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका, इनको भी ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखेंगे। फिर दूसरी श्रृंगारिकता, जो भी रचनाएं आप देखेंगे आदिकाल में, जैसे या तो वीर परक है या तो श्रृंगार परक है। जैसे 12 ग्रंथों का जिक्र किया था, जिसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि इनके आधार पे जो है कि वीर गाथा काव्य, लेकिन उसमें कई रचनाएं ऐसी थी कि जो मिली ही नहीं, ठीक है। जैसे कि और कुछ रचनाएं मिली, जैसे बीसल देव रासो या ये सब सारी तो श्रृंगार परक थी। तो इसका मतलब इनको श्रृंगारिकता की दृष्टि से भी चेक किया जाएगा, ठीक है। और चूंकि विद्यापति शैव थे, क्या थे, शैव कवि, यानी ये शिव की पूजा करते थे, इसीलिए इनकी रचना जो है कि भक्ति परक भी है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, यानी इन तीन चीजों पे इनकी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है मेरे प्रिय। आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किस लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इस पे जब चलते हैं तो मध्यकाल में लिखे हैं कि कुछ व्यक्तियों ने क्या किया कि ऐतिहासिक व्यक्तियों का आधार बनाकर काव्य लिखा। तो वो ऐतिहासिकता से रहते, जैसे उसमें रूढ़ियों का सहारा ले लिया, किंवदंतियों का सहारा लिया, अनुश्रुतियों आदि के विषय में लिखा। ठीक इसी प्रकार से घटनाओं को भी तोड़ामड़ होगा। कीर्तिलता इस दृष्टि से अपवाद है, मतलब ये मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों का आधार बनाकर लिखे गए। जैसे पृथ्वीराज रासो है, लिखा गया ना पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, लेकिन घटनाओं को जो तोड़ा गया है, जोड़ा गया है, बहुत सारी किंवदंतियां जोड़ी गई है। राजाश्रय थे, चाट थे, भारण थे, ये लोग अपने कवियों का राजाश्रय में रहते खूब बढ़ा चढ़ा के बातें, यानी इतिहास को तोड़ दिए। पता चले कि राजा हार रहा है, तभी एकदम तलवारें भाजा था, राजा एकदम मार काट रहा था, ऐसे झूठ बोलते थे। भाई राजा से पुरस्कार लेना था, राजा को खुश करना था, तो राजा को कायर कैसे कोई बनाएगा, राजा को हारता हुआ कैसे दिखाएगा। लेकिन जो विद्यापति की कीर्तिलता है, इनके यहाँ जब ऐतिहासिकता देखेंगे तो वो ऐतिहासिकता सुरक्षित है। इनके यहाँ झूठे मूठे की बोल की भाषा नहीं बोली गई है कि कुछ भी करके इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया है। यानी इस दृष्टि से ये अपवाद है, यानी कीर्तिलता जो है, यानी इसका मतलब इसमें इतिहास सुरक्षित रखा गया है, ठीक है मेरे प्रिय। इतिहास है इसमें, जो भी तिथियां हैं, घटनाएं, सारी चीजें हैं, जो कहानी क्रम है वो सही है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ क्या है, सुरक्षित है, ठीक। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने के लिए वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है, ठीक। यथार्थ पर जब ऐतिहासिकता सुरक्षित होगी तो यथार्थपरक ढंग से बात होगी, यानी सीधी सी, सच्ची सी, यथार्थ मतलब सत्य, सत्य पर आधारित, यानी सत्यता पर आधारित, यानी उस घटना को जोड़ मोड़ कर नहीं पेश किया गया है। तो इसमें आप देखिए कीर्तिलता में किसकी बात की गई है, कीर्ति सिंह, यानी ये किसके आश्रय में लिखी गई है, कीर्ति सिंह के आश्रय में। ये भी ऐसे पूछ लेता है। तो कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है, ठीक है मेरे प्रिय। अब देखिए आते हैं, चूंकि ये विद्यापति क्या थे, मैथिल कवि थे, और मैथिल कवि में देखिए कैसे, जैसे मैथिल में जब शब्दों के अंत में गेल भेल खेल आएगा, इसमें भी आएगा, सरस वसंत समय भय पावली आएगा, देखिएगा कि कैसे पहचानेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी देखिए अवहट्ट में, जैसे अभ्रंश की रचनाएं थी, पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अवहट्ट। तो अभ्रंश की उत्तरावस्था में आ गए थे लोग, तो अवहट्ट में रचना कर रहे थे। तो इनकी जो रचना थी अवहट्ट भाषा में रचना थी, और ये अवहट्ट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त, यानी अभ्रंश है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैथिल के कवि थे इसलिए मैथिल युक्त हो जाएगा,
और चूंकि अभ्रंश का उत्तर अवहट्ट भी तो अभ्रंश का ही रूप है, तो इसलिए मैथिल युक्त विकसित अभ्रंश, विकसित अभ्रंश ये अवहट्ट कहलाता है। आपको ये जानना चाहिए कि विकसित अभ्रंश ऐसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश का निर्माण, और अभ्रंश से जो है अवहट्ट का निर्माण हुआ है। ठीक, यानी इसी का तो है ये विकसित रूप, उसी को बात कर रहा है, ये इसका विकसित रूप है। और मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। तो अगर इनकी पूछे कि इनकी भाषा कैसी है पदावली क्या किसी को, तो मैथिल युक्त है, वो अपभ्रंश भाषा है, विकसित अपभ्रंश है, क्योंकि अवहट्ट में लिखे हैं, तो अवहट्ट को या तो हम अवहट्ट सीधे कह दें या विकसित अपभ्रंश कह दें, ठीक है ना, या उत्तरवर्ती अपभ्रंश कह दें, यानी अपभ्रंश के बाद के, ठीक है, या परवर्ती अपभ्रंश। अब इसमें क्या होगा कि तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। तो अगर इनकी सारी विशेषताओं में से एक दे दे कि तत्सम शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, वो विद्यापति की रचनाओं में हुआ है। तत्सम, आपको बता दूं तत्सम थोड़ा सा, तत् प्लस सम, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान, यानी संस्कृत में जो शब्द आए थे उस शब्द को ज्यों का त्यों रख देना, ठीक है, जैसे आए, जैसे आम्र आया, आम्र से आम बनाना, तो आम्र आया तो आम्र रख दो, तो वही हूबहू संस्कृत के शब्दों को अगर आप रख दिए तो समझ लीजिए कि वही तत्सम शब्द है, ठीक है। तो चूंकि मैंने इनको बताया कि 3 रचनाएं थी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, तो जो पदावली थी वही इनके यश का आधार है, ठीक है ना, वेरी मोस्ट है, इसीलिए मैंने लिखा, चूंकि मैं एक बार पढ़ता हूं फिर आपको पढ़ाता हूं ये चीज, इसीलिए मैंने पहले अपने चीजों में लगा रखा है ताकि यहां ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अब देखिए, जब भी बात होगी पदावली, पदावली को किसी ने नागिन की लहर कहा निराला ने, ठीक है ना, किसी ने उत्कृष्ट रचना माना, तो इसका मतलब ये जो है उत्कृष्ट, इसका मतलब इसमें काव्य का उत्कर्ष होगा। और दूसरी, चूंकि ये ऐतिहासिक चीजों को सुरक्षित रखेंगे, इसका मतलब इसमें ऐतिहासिकता भी क्या होगी, वो सुरक्षित होगी, ठीक है ना। यानी देखिए, काव्य उत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि मैथिली का भ्रंश भाषा का है, तो एक तो भाषा के हिसाब से, चूंकि ये कविताएं रची गई थी, तो एक तरीके से उसमें कविता का क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं, चूंकि ये दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको लेकर बड़ा विवाद है। कोई कहता है कि ये श्रृंगार परक रचना है, कोई कहता है कि भक्ति परक रचना है, ठीक है ना। तो अब चूंकि होता क्या है कि इसमें अलौकिक छोड़कर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है, और राधा कृष्ण को जो है इस लोक में दर्शाया गया है, वो सामान्य मानव के रूप में दर्शाया गया है। राधा किस प्रकार कृष्ण के प्रेम में विह्वल हो उठी है, किस प्रकार जैसे आज मतलब प्रेमी प्रेमिका जैसे समाज में कैसे एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे, ठीक उसी तरीके से उनका भगवान का कोई रूप नहीं है। राधा कैसे कृष्णों की मदद करती है, मतलब उनका लोक नायिका रूप है, लोक चरित्र के रूप में वो उज्ज्वलित होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अलग से यहाँ पे नहीं की गई। अब चूंकि बात ये आती है कि ये श्रृंगार परक रचना है कि भक्ति परक रचना है, दिक्कत यह है कि कुछ लोग श्रृंगार परक मानते हैं, कुछ लोग भक्ति परक मानते हैं। श्रृंगार परक मानेंगे तो कहेंगे कि यार इसमें देखो वो शैव थे, पहली बात ये थे, श्रृंगार परक मान लेंगे। अब इसी को देखें, बड़ी पहले ये कहेंगे कि ये शैव थे। अब शैव थे तो किसकी पूजा करेंगे, शिव और कृष्ण की पूजा करेंगे, अरे शिव और पार्वती की पूजा करेंगे, लेकिन ये किसका गुणगान कर रहे हैं, ये तो राम और कृष्ण का गुणगान, अरे कृष्ण और राधा का गुणगान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो अलग बात है गई, ठीक। तो इस तरीके से इन लोगों ने खारिज किया। लेकिन जो भक्ति परक और कहे कि श्रृंगार परक इसलिए भी है क्योंकि भक्ति में केवल सिर्फ और सिर्फ संयोग का वर्णन नहीं किया जाता है, वियोग का भी वर्णन किया जाता है। वहां भक्त जो है अपने जो है कि परमात्मा के प्रति विह्वल उठता है, भावुक उठता होता है, तड़प उठता है न मिलने के कारण, लेकिन यहाँ तो सिर्फ संयोग का वर्णन किया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ तो ये संयोग का वर्णन, संयोग वर्णन, जबकि भक्ति में दोनों चीजें हैं, ठीक। तो ऐसे, अब तीसरी ये चीज थी, श्रृंगार का मतलब ये कि बहुत अश्लील वर्णन किया गया था। तो जब अश्लील वर्णन किया जाएगा तो भक्ति में तो ऐसा है नहीं, भक्त अपने प्रिय का, अपने परमात्मा का अश्लीलता पूर्वक वर्णन क्यों करेगा, वो तो उसमें बड़े नीति पूर्वक, बड़े उज्ज्वल चरित्र के साथ वर्णन करता है। तो यहाँ पे श्रृंगार परक, लेकिन जैसे ही भक्ति परक आई तो भक्ति परक ने अपना क्या किया, उन्होंने भी अपने तर्क दिए।
ठीक। उन्होंने कहा अगर भक्ति परक ये रचना न होती तो उस समय सारे मंदिरों में ये क्यों बजाई जाती? ठीक है ना, उस समय सारे के सारे मंदिरों में बजाई जाती थी ये चीजें। दूसरी ये बात कि इसके पदों को सुनकर ना चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाया करते थे। सोचिए कि कितनी बड़ी बात रही होगी, मूर्छित होना किसी चीज को सुन के, समझ रहे हैं? तो मूर्छित हो जाते थे वो। तो ये लगता है अरे वाह, यानी उसको गाते थे। और चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त थे, समझ रहे हो, श्रृंगारिक चीजों के लिए नहीं थे। तो इस प्रकार कोई भक्ति परक कहता है, कोई श्रृंगार परक कहता है, तो ठीक है, वो अलग बात है कि विषय क्या है। लेकिन अगर जब काव्य उत्कर्ष और हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो बड़े काम की चीज है। कैसे पदावली में रचना है, पदावली में कैसे मैथिल युक्त, मैथिल विकसित अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश यानी अवट्ट का भाषा का विकास आप दिखा सकते हैं, ऐतिहासिकता को सुरक्षित रख सकते हैं, सारी चीजों को रखते हुए आगे चलते हैं। अब चूंकि ये श्रृंगार, इस पे मैंने बात कर दी। अब देखिए इसकी कोटि के अंतर्गत क्या कहते हैं, मैंने बता दिया ना। चूंकि इसमें वय संधि का चित्रण, वय संधि का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, अब वो यौनावस्था जैसे उसका प्रारंभ होता है, जैसे उसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता आती है, ठीक है ना, अपने के समान संतान उत्पन्न कर, वही उसकी वय अवस्था है। मुश्किल से 15-16 इस टाइप के, तो ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि विवाद भक्ति परक और श्रृंगार परक है, तो क्यों है, कैसा है। अब इसके अंतर्गत जो है जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचना है। यानी अगर आपको 4 विकल्प दे दे, क्योंकि इनमें भी वही सारी चीजें हैं, कोई श्रृंगारिकता मानता है, कोई भक्ति परक मानता है, यानी गीत गोविंद सूर। इसी को लेकर बाद में वो कहते हैं ना कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, कुछ लोग उन्हें चढ़ाकर जो है कि वो बताना चाहते हैं कि नहीं तो आध्यात्मिक के खजुराहो के मंदिर के साथ शुक्ल की तुलना की। लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि चीजें क्यों है। तो अगर 3 कोटि में रखना होगा तो ऐसे रखें। अब देखिए पदावली की एक पंक्ति है, मैंने कहा था ना, पावली गावली खावली, ऐसे देखिए पावली अंत में लो आ रहा ना, गेल भेल छेल ऐसे करके आएगा। देखिए भेल से भेल, भेला केला, ऐसे अंत में आ रहा है ना रेल। तो इससे आप पता कर पाएंगे कि मैथिल भाषा है, ठीक है ना। सरस वसंत समय भल पावली दक्षिण पवन बह धीरे, यानी सरस वसंत समय, यानी सावन का जो बसंत रूपी समय है वो आ गया है, ठीक है ना। और दक्षिण मतलब दक्षिण, दक्षिण दिशा से हवा जो है वो धीरे धीरे बह रही है, ठीक है। सपनहु रूप वचन एक भाषी मुख से दूरी करू चीरे, सपने में भी मैं उसके रूप के, सपने में भी जो है उसके रूप की, वो इतना सुंदर है ना कि सपने में भी उसके रूप की चर्चा करता है, वचन से उसके बात की बात करता है, लेकिन भाषी मुख से दूरी करू चीरे, इतना सारी चीजें बात करता है, लेकिन वह जो नायिका है वो अपने मुख से उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहती है। सोचिए वो कितना विह्वल है। मतलब एक तरीके से अगर इसको श्रृंगारिकता, मतलब देखिए श्रृंगारिकता के रूप में देखा जा रहा है तो किस तरीके से वो जुड़ी हुई है चीज, कि वो तो नायक जो है सब कुछ उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो नायिका है उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है। मतलब अगर एक तरीके से अगर इसको परमात्मा और प्रिय के रूप में माना जाए, भगवान के रूप में माना जाए, तो वो सारी चीजें हैं कि जैसे भक्त जो है अपने प्रिय के प्रति कैसे विह्वल होता है और वो मिलने का प्रयास करता है, ठीक है। यही इसका विवाद है श्रृंगारिकता को लेके और आध्यात्मिकता को लेके। तो हर बदन सम चांद हुए थे, मतलब तुम्हारा बदन जो है चांद के समान जैसा है, मतलब ना ही कोई जतन भी खेला, ऐसा तो किसी का रूप है ही नहीं यहाँ पे। तुम्हारा बदन जो है इतना सुंदर है कि उसके समान कोई रूप नहीं है। कई बारी काटी बनावल न के तुली नहीं भेला, मतलब इसको जिसने बनाया है वो भी जैसे चांद जो है चांदनी के समान है, चांद से चांदनी, चंद्रमा से चांद बनाया ऐसे करके, लेकिन वो भी उतना सुंदर नहीं है जितना कि तुम सुंदर हो, यानी बहुत सुंदर है वो, ठीक है। भनई विद्यापति, भनई का मतलब कहते हैं, यानी कहना। सुनवर जोइत ही शिव लक्ष्मी समान है, कि सुनो तुम जो है कि लक्ष्मी के समान हो। और चूंकि वो शिव सिंह के आश्रित में थे तो लिखते हैं कि राजा शिव सिंह नर रूप नारायण, राजा शिव सिंह जो है वो नारायण के रूप के समान है और आप जो है लक्ष्मी के समान है, लक्ष्मा देवी यानी लक्ष्मी, ठीक है ना। इसकी पहचान मैंने बताई कि अंत में देखिए पावली केल भेल गेल
खावली जावली ऐसे रहेगा तो आप अभी बीच में केवीएस का पेपर आया था, केवीएस में उसमें पूछा था, लाइन हूबहू दे दी थी, लोगों को पता ही नहीं था। देखिए ये वेरी मोस्ट ये लाइन है कि सरस वसंत समय भल पावले दक्षिण पवन बह धीरे सपन हो रूप बचन एक भाषी मुख से दूर करी और चीरे तो हर बदन समचाद हो अथि नाही कयो जतन बिकेला के बेरी काटी बनावल नहीं के तयो तुलित मई बेला भनई विद्यापति सुनभर ज्योति ई सम लक्ष्मी समाने राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देई पृथ्वी है। आप जब लिखेंगे कोई एकेडमी की तैयारी कर रहा हो, कोई किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, अगर इसी दो लाइन को दे दे कि इनकी रचनाओं में कैसे मैथिल शब्द है, तो बस इतना सा कहेगा कि सरस सरस वसंत समय फल पावली दक्षिण पवन बह धीरे धीरे। अगर आप एक लाइन भी लिख दे रहे हैं तो आपके संदर्भ से वो चीजें प्रमाणिक हो जाएंगी। ठीक है, प्रामाणिकता ही आपके सफलता का जो है कि कुंजी है। जितना आप प्रामाणिक होंगे उतने जो है कि आप स्पष्ट होंगे, जितने स्पष्ट होंगे उतने सफल होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम आते हैं अमीर खुसरो पे। अमीर खुसरो पे जब हम आए तो इनकी भी जो रचना देखिए, ये जैसे वो 14 शताब्दी के थे वैसे खुसरो भी क्या थे, 14वीं सदी के थे। ठीक है, उनको मैंने बताया था कि विद्या चौतरफा है, यहाँ पे खुशी चौतरफा हो जाएगी। ठीक, खुश रहो, खुश रहो चौतरफा, तो 1414 हो जाएगी। ये बड़े मतलब अमीर खुसरो जो काम मतलब इतने इनको महान कहिए कि जो काम हम लोग 19वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है ना, ये कब आ रहे हैं दोस्तों, 14वीं में। और हिंदी की खड़ी बोली कब प्रतिष्ठित हो रही है, 19वीं में। यानी 500 साल पहले वो काम कर चुके थे जो 500 साल बाद हम लोग जिस काम को किए। ये होता है युग को पार कर जाना, ये होता है युग बोध प्रवर्तक। सोचिए जिसका इतिहास में कितना योगदान है कि आगे के 500 साल उससे दिशा निर्देश ले रहे हैं। यहाँ तो लोगों के 5 साल भी कोई चीज गारंटी नहीं है कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी। ठीक है, इनका जो सबसे आप देखिए इनके बारे में, चूंकि इन्होंने क्या किया, ये जो है कि भाषाविद भी थे, इतिहासकार भी थे। देखिए पहले तो ये जान लीजिए, चूंकि ये मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। अब जब मल्टी टैलेंटेड आदमी हो गए तो उनका एरिया होगा कैसे मल्टी टैलेंटेड थे। अब चूंकि ये संगीत भी जानते थे, ये इतिहास भी जानते, इसलिए इतिहासकार थे। ये कोश लिखते थे, शब्दों का इसलिए कोशकार थे। बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। बहुत सारी भाषाओं के जानकार कैसे थे, ये ठेठ ब्रज में भी लिख लेते थे, ठेठ खड़ी में भी लिखते थे, खड़ी में भी ठेठ, और खड़ी और ब्रज को मिला के भी लिख देते थे। जे हाल मिसकी मुकुंद तकाकुल, ये देखना इसमें फारसी भी है और ब्रज भी है। इसका मतलब ये था, इस बहुत समन्वयवादी थे। अगर अमीर खुसरो को अब जानना होगा तो खुसरो से ऐसे कीवर्ड पकड़िए आप, कीवर्ड पकड़ेंगे खुसरो से तो खुश खुश रहते थे। यानी समन्वय की बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। तो करते क्या थे, हिंदी और फारसी को एक कर दिए, दोनों को मिला दिए। मतलब कितनी बड़ी बात थी, भाषाओं के समन्वय पे बात कर रहे हैं, दोनों को एक करने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज थी। तो इसीलिए बहुभाषा भी थे तो कैसे थे, फारसी भी जानते थे, खड़ी भी जानते थे, ब्रज भी जानते थे। सूफी औलिया थे। जब इनके इनके देखेंगे सूफियाना भाव है, सूफियाना भाव है, तो ये देखेंगे जैसे सूफी लोग अपने जो है कि प्रिय के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति विवल उठते होते, ठीक इसी तरीके से भी उठे थे। तसव्वुफ कहा जाता है तो सूफी। और कवि थे, मल्टी टैलेंटेड थे, तो क्यों थे, संगीत जानते थे इसलिए संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, कोशकार थे, बहुभाषाविद थे, सूफी कवि। ठीक है ना। अब देखिए